व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ख्वाब देखने पे भी कोई पाबंदी नहीं और ख्वाब दिखाने पे भी कोई पाबंदी नहीं, वादा करने पे भी कोई पाबंदी नहीं, वादा कराने पे भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ख्वाब जब टूटते हैं और वादे जब पूरे ना हो, बल्कि उनके ना होने का, ना सिर्फ वादे पूरे ना हो बल्कि आइंदा भी कोई पूरा होने का अंदेशा हो कि वो ना हो सकेंगे पूरे, तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो लो पेस पे चला जाता है, उसकी हाई स्पिरिट्स जो है इफ़ेक्ट करती हैं। पाकिस्तान का अक्सरियती मीडिया और उन लोगों ने जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया, वो वादे थे जो इमरान खान साहब एज अपोजिशन जो है वो पहले तो मीडिया पे किया करते थे, क्योंकि पहले ऑब्वियसली उनके पास जलसे के लिए लोग नहीं हुआ करते थे और मीडिया ही उनका फोरम था और ये जो व्यूअर्स थे यही उनका जलसा थे, जलसागाह थी, जो हमारे टॉक शोज़ हुआ करते थे। लेकिन वो जो नैरेटिव था जिसके ऊपर लोग ईमान लाए सियासी तौर पे, वो पाकिस्तानी मीडिया जिसने बहुत सीरियसली लिया इमरान खान साहब की बातों को, वो बातें बिल्कुल सही थी और वो रियासत मदीना के रोल मॉडल के बिल्कुल करीब थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान एज कैप्टन, जिन्होंने कभी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की, न सेलेक्टर्स की, मैं सेलेक्टर्स दूसरी फॉर्म में नहीं कह रहा, क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स, न सेलेक्टर्स की, न कोचेस की, न मैनेजर की, इवन न हेड ऑफ द स्टेट की, जनरल ज़ियाउल हक भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे इमरान खान की क्रिकेट स्ट्रेटजी में, इमरान खान की बनाई हुई टीम में। माजिद खान जैसे सीनियर आदमी को, जो कि कज़न भी थे इमरान खान के, मेरिट की खातिर उन्होंने जब वो कैप्टन बने उठा के बाहर फेंक दिया। वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे नए लड़कों को जिनको कोई लेना नहीं चाह रहा था, उनको टीम में शामिल कर लिया और उन्होंने साबित किया कि जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया, हालांकि उनका कोई एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनकी चॉइस ठीक थी। ये वो इमरान खान का खाका था जिसकी बुनियाद पर लोगों ने ये समझा कि जब वो इस कौम की कमान संभालेंगे, इस मुल्क के स्टेट ऑफ अफेयर्स को लीड करेंगे, तो वो अपनी टीम के साथ करिश्मे दिखाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बेंगलोर में इंडिया में जाके पहली दफ़ा इंडिया को इंडिया में हराया, 92 में वाहिद वर्ल्ड कप अपने नाम किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें कोई इतनी सरप्राइज़ की बात भी नहीं, कोई सीक्रेट बात भी नहीं है। अब आप उनकी टीम देख लें, उनकी टीम के अंदर आपको 50 स्पोक्स पर्सन, अनइलेक्टेड मुशीर, 80%, 70-80% पुराने ख़ानदान के लोग तो मिलेंगे आपको। उसके अंदर GDA के वो लोग मिलेंगे जो फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा है, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने जहाद किया। आपको MQM के लोग मिलेंगे जो सहूलतकार मुबैना तौर पर थे, बकौल इमरान खान साहब के इल्ताफ़ सेंस की हर बात के अंदर जो वो करता था और जिसके मुतालिक जो ख्याल है इनका वो हम सब जानते हैं। इमरान खान का भी उन्होंने लंदन में केस लड़ा हुआ है उनके खिलाफ। ये सब लोग जब आपकी कैबिनेट के अंदर होंगे तो आई थिंक बजाय इसके कि वो अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हो, इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने आप को स्ट्रेंजर फील करते होंगे। किस तरह इन तमाम लोगों के साथ, जुनूबी महाज के लोगों के साथ, ये रेड़े पेड़े सियासतदान जो इससे पहले शर्जील इनाम मेमन साहब की पार्टी में भी थे, जो इससे पहले सैयद मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी में भी थे, जो इससे पहले फ्यूडल लॉर्ड के जिनके खिलाफ जिहाद किया सियासी तौर पे इमरान खान ने, ये सब मौजूद हैं जो उनकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। वो जिनको डाकू कहा करते थे वो पंजाब में इनकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। ये सब तमाम लोगों के साथ किस तरह ये चेंज ला सकते हैं, ये समझ से बाहर है। और अभी भी वो इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि वो चेंज लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन वादा इसलिए पूरा होता नज़र नहीं आ रहा कि अभी जो दूसरी तीसरी दफ़ा कैबिनेट शफल की, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले कह दिया कि आपको आखिरी 6 महीने हैं। तो जो परफॉर्मेंस लग रही है, अगर वो 6 महीने में चलेगा तो पीछे तो 2-2.25 साल उनके पास बच रहा है। उसमें वो क्या करेंगे, कौन सी टीम आएगी, कब वो सेटल होगी, कब वो रिजल्ट देगी। ये वो अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंडर, जो बहुत से लोगों को नज़र आती है और बहुत से लोगों को नज़र नहीं भी आती। करप्शन एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने स्टैंड बहुत सख्त लिया हुआ है, लेकिन शहजाद अकबर साहब को लेकर भी आए इस काम के लिए, जो कि अनइलेक्टेड हैं, लेकिन आए। एक पाई आज तक शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं ला सके। और मेरे सामने कौमी एहतसाब ब्यूरो का आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मौजूद है। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है, लेकिन शहबाज शरीफ और जो उनके सबसे मंजूर नज़र थे अहद चीमा, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ जो हैं वो अदम सबूत की बिना पर खारिज भी कर दी गई हैं। एहसन इकबाल अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने इमरान खान की परफॉर्मेंस पे क्या बात की, ये बायस्ड भी हो सकती है, लेकिन मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि अनबायस रह के इमरान खान साहब की इस 2.5 साल 2 साल परफॉर्मेंस का जिक्र करूँ आप लोगों के सामने। वो ख्वाब जो पूरे ना हो सके और जो ना पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीन करने से कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना ने तो इकॉनमी को बहुत पीछे धकेल दिया, वो इकॉनमी जो इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर ऑलरेडी बहुत नीचे थी। एहसन इकबाल की बात 20 सुन लेते हैं, सुनवा दीजिए क्या कहा उन्होंने। नैब का इदारा मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है। क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? PTI
300 अरब का डाका डाले गरीबों की जेब पर, कोई पूछने वाला नहीं है। 500 गुना कीमतें दवाइयों की बढ़ाई गईं और इमरान अहमद नियाजी साहब ने शायद उसमें हिस्सा वसूल किया था, बजाय उस वजीर को नैब के सुपुर्द करने के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है। बैरूनी लॉबीज ने इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है ताकि इसको इक्तसादी तौर पे खोखला करें। जी व्यूअर्स, एक ब्रेक लेने के बाद अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊंगा। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की अपने हिसाब से एक तजिया किया। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को उससे इख्तलाफ हो सकता है। मलिका बुखारी साहिबा, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, एक तो बहुत वार्म वेलकम, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपको डबल वेलकम कह रहा हूँ। थैंक यू सर। इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर हर इल्ज़ाम लग सकता है। मैंने भी पता नहीं शुरू में आप सुन सके कि नहीं सुन सके, मैंने बताया कि उन्होंने जो ख्वाब दिखाए वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तवक्कुआत से बढ़कर हमने एक्सपेक्टेशन उनसे लगाई, मीडिया ने भी, अवाम ने भी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये जो आप करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके वालिद साहब तक आप पहुँच जाते हैं, उनकी बहन तक पहुँच जाते हैं, ये इल्ज़ाम जो है इसमें बहुत से लोगों के नज़दीक सदाकत नहीं है। सब कुछ हो सकता है, इमरान खान साहब की टीम जो है वो फ्लॉप हो सकती है, उनकी परफॉर्मेंस गलत हो सकती है, गंदी हो सकती है, लेकिन वो करप्ट नहीं है। ये अभी भी लोगों का ख्याल है, ज़्यादातर लोगों का। योर टेक ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए जी, हमें किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने का ना शौक़ है, ना हम इल्ज़ामों की सियासत पे यकीन रखते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें उनकी खुद की कोट करूँगा। अगर आपको आपके इल्म में हो कि जब PMLN के आखिरी टेन्योर में जब एमनेस्टी जो है वो लेके आए एक, जी जी, तो उस एमनेस्टी में जब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट अगर आपके पास हो, अगर आप चला दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। उसमें इमरान खान ने कहा कि एमनेस्टी वो लोग लेते हैं जो कि करप्ट हों, चोर हों, जिनकी ब्लैक मनी हो और जो ब्लैक मनी को वाइट करना चाहें। उसके बाद कल जो चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो बातों का तज़किरा किया। और एक तज़किरा किया कि जी मुशर्रफ साहब ने जब एक एमनेस्टी लाए थे तब इमरान खान साहब ने उस एमनेस्टी से वो मुस्तफ़ीद हुए थे। उसके बाद उनकी जो सिस्टर हैं अलीमा खान साहिबा, वो नवाज शरीफ साहब की उन्होंने एमनेस्टी दी थी। तो सवाल तो जो हम तो नहीं कह रही है बात, तो इमरान खान साहब खुद कह रहे थे ना कि चोर डाकू एमनेस्टी लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इन सब लोगों को से दोबारा हिसाब लूँगा। तो अभी तक हिसाब भी नहीं लिया। अब जहाँ तक आगे बात करप्शन के केसेस की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक है BRT मंसूबा। अगर आप साफ हैं और आप चाहते हैं कि आप शफाफ इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो क्यों आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है या आपकी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि BRT पे कोई नैब इन्वेस्टिगेशन ना करे? मेरा छोटा सा सवाल है, और मैं समझता हूं कि अगर एक कोई इंसान साफ है, पॉलिटिकल इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे। हम पे कितने केसेस बने, हम तो उनको फेस कर रहे हैं ना। लेकिन शर्जील भाई, आप ये तो लिवरेज दें प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने शुगर जैसे क्राइसिस पे जो इस मुल्क के अंदर दिहाइयों से, अयूब खान के दौर से शुगर एक्सप्लॉइट भी की गई, शुगर की होर्डिंग भी की गई, शुगर की प्राइस नाजायज़ भी आवाम को बेची गई, 140 रुपये किलो तक भी गई। लेकिन इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई और उन्होंने उसको पब्लिश भी किया, जिसमें उनके अपने बड़े क्लोजेस्ट जहांगीर तरीन तक का नाम आया। अब मैं दो चीजें देखें। इससे पहले तो उसमें फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम था। तो जहांगीर तरीन साहब के लिए तो आपने सख्ती कर दी, खुसरो बख्तियार साहब के लिए कोई सख्ती नहीं की। फिर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि चीनी स्कैंडल में आपने इंक्वायरी लेके आए सामने, तो के इलेक्ट्रिक के बारे में जो इंक्वायरी थी जिसके पेपर कल चेयरमैन साहब ने दिए, वो इंक्वायरी अभी तक खामोश क्यों है? वो रिपोर्ट लीक क्यों हुई? और उस इंक्वायरी में अगर आपको पढ़ना तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। इस इंक्वायरी के ऊपर वैसे कोई सरकारी वो नहीं लिखी हुई, स्टैंप वगैरह साइन नहीं हुआ। ये इंक्वायरी कहाँ से आपके हाथ लगी है शर्जील भाई? एक मेरी बात सुने, फिर उसको डिनाई क्यों नहीं कर लेते? कल से मेरे ख्याल 24 घंटे हो गए, इसको डिनाई करें, फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि इंक्वायरी हुई थी। अब उसके इंक्वायरी का मैं एक पैरा पढ़ लेता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी। उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ के इलेक्ट्रिक, फिर उसमें मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ा, फिर एक लाइन है वो पढ़ रहा हूँ मैं। बिसाइड आरिफ नकवी, ओनर फाउंडर of the Abraj Group, who has recently been arrested in UK for defrauding the US investors and source
and sources have informed that he had close ties with some of the renowned politicians, including Prime Minister Imran Khan. Politicians, including Prime Minister Imran Khan. Arif Naqvi is not only the close friend of Prime Minister Imran Khan, but also major source of PTI's foreign funding during the last election. अच्छा खैर ठीक है, पर इसको क्यों नहीं पब्लिक किया गया? चल दूसरी बात, चले अगर आप में इतनी करेज है कि आप कहते हैं कि जी हमने FIA के जो इंक्वायरी है, सॉरी जो इंक्वायरी आपकी है शुगर वाली आपने ले ली, लेकिन BRT में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ? मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप बोले जी हम क्लीन एंड साफ और फॉरेन फंडिंग में भी लिया हुआ स्टे ऑर्डर फॉरेन फंडिंग में लिया, तो आप ये कहते हैं कि जी आप इंक्वायरी होने दें, हम साफ हैं, हमारे हाथ साफ है, स्टे ऑर्डर कौन लेता है मुझे बताएं? आपको वो प्रोजेक्ट तो बंद नहीं हो रहा था ना, एक इंक्वायरी हो रही थी, इंक्वायरी करने से सेपरेटली इंक्वायरी भी होती रहेगी, साथ में वो भी होता जाएगा, तो इससे क्या चीजें साबित होती हैं? और जहां तक बात की कि जी वालिद साहब की बात देखें, किसी पे कोई इल्जाम नहीं है, मरूम के सबके लिए इज्जत है, लेकिन ये कोई हकीकत तो है ना कि जी उनके वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब में थे और उनको डिसमिस किया गया सर्विस से जस्ट बिकॉज ऑफ ये करप्शन के चार्जेस पे, तो उसमें कोई गलत बात मतलब कोई चीज सर ये तो कोई साबित नहीं कहीं पे कि वो करप्शन में निकाला गया था इकराम नियाज़ी साहब को, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन किया था, किस तरह निकले, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, उन पे करप्शन की जांच तो नहीं है। मैं आपको सही बताऊं कामरान साहब, मैं आपको पर्सनल बात बताऊं और अपनी जाती बात बताऊं, हमें अच्छा नहीं लगता ना किसी घर की खवातीन का नाम लेता हुआ ना किसी के मरूम वाले साहब का नाम लेता। ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट किया गया है PTI की तरफ से। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं किसी की माँ बहनों के नाम लूं और कल को मेरी माँ बहन का कोई नाम ना ले, तो ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कल्चर एक स्टार्ट किया है, तो उसमें वो चीज ठीक है। मैं आगे जाऊंगा सदीक साहब की तरफ, लेकिन शर्जील भाई मैंने भी तारीख देखी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर, नवाज शरीफ साहब और IGI, ये आपको पता कितने रकीक हमले किया करते थे, जाली तस्वीरें और ये वो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी उस लेवल पे जाके जवाब नहीं दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ आज भी नहीं दे रहे। हाँ जी, तो मैं तो समझता हूँ कि बेनज़ीर साहिबा की जो लेगेसी है उसको अगर आप लेके चलेंगे तो आप बिल्कुल ना दूसरों की खवातीन पे अटैक करेंगे और ना दूसरों के मजलूमीन पे अटैक। कामरान साहब मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं, कसम से ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको कि चेयरमैन साहब बहुत डांटते हैं इस चीज में। कोई अगर कल तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना, कल तो उन्होंने खुद भी कहा भाई गलत बात नहीं की, उन्होंने गलत बात नहीं की। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं ना कि ये मैं आता हूं दोबारा आपके पास, सिर्फ एक क्लिप निकाल लें, ठीक है खान साहब का सिर्फ एक क्लिप निकाल लें जो उन्होंने कहा कि जो एमनेस्टी लेते हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, वो टैक्स पेयर्स, उन्होंने बहुत इस तरह की बातें कही हैं, वो तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर चुका हूं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कराची के मामला पे भी, लेकिन मेरे साथ रहेगा शर्जील भाई। सदीक मलिक साहब, मलिका साहब आपको वार्म वेलकम, लेकिन मैं जरा ऑपोजिशन का व्यू लेके फिर आपके पास आता हूँ। सदीक भाई, अभी असर इकबाल साहब जो है वो चले गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस करने के लिए, जरा सुनवाएं जी क्या रेफरेंस वो दायर करने जा रहे हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पर रेफरेंस, ये तो वक्त का ज़िया ही होगा मेरे ख्याल, लेकिन सुनवाएं जी क्या कहा असर इकबाल साहब ने। खेलों का और तरबियत का मंसूबा था, लेकिन इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे, इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाया हो गया, खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोइंजोदाड़ो का खंडर बना दिया है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया, एक विलफुल डिफॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं, जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। और अब हम तमाम रेफरेंस लाएंगे PTI के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। सदीक भाई, ये समझ नहीं आया कि ये तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे ऑडिट का मसला आ गया, इस पे जो है वो करप्शन का मसला आ गया, तो इसलिए इसको रोक दिया गया था। तो इसका इमरान खान से क्या ताल्लुक बनता है जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है असर इकबाल साहब ने? देखें, अभी वो रेफरेंस जब दायर करेंगे तो तफसील सामने आ जाएगी। दरख्वास्त दी है पाकिस्तान के जी जितने भी केसेस चल रहे हैं, अब आप देखिए, सिर्फ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला अकेला केस नहीं है, आपने तो बहुत से केसेस गिने, थोड़े रह गए थे वो मैं आपके सामने गिन देता हूँ। 24 अरब रुपए का EOBI का केस है, वो कहाँ गया भाई? कुछ बना उसका? NICL का 44 अरब रुपए का एक केस है, उसका क्या बना? वो कहाँ गया? BRT तो खैर आपने गिन दी थी और आपने ये भी हमें बता दिया कि उसका कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम भी फातिहा पढ़ लेते हैं उसकी कि चलो उसका तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा में भी एक गोश्त स्कूल्स का कोई 1000-2000 गोश्त स्कूल का कोई 1 साल पहले निकला था केस। भाई वो किधर गया गोश्त स्कूल वाला? कौन था उसमें मुजरिम?
उसको भी छोड़ दीजिए। एहतसाब कमीशन के आपको याद होगा एक चेयरमैन हुआ करते थे जनरल साहब, जिनको खुद लगाया था इमरान खान साहब ने, कहा था कि ये मेरे दोस्त भी हैं और अपराइट आदमी। वो अपराइट आदमी ने कहा कि कड़ियाँ हथकड़ी की शक्ल में 5 वजीरों तक जाती, जिनमें से कुछ आज भी वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं। क्या बना उस केस का, वो कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं। मैं भूल गया मालन जब्बा का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं मालन जब्बा का क्या हुआ। अब आप गिनते जाएं, आप किस चीज़ को, जिगर को पीटेंगे, आप रोएंगे, आप क्या करेंगे। आप देखिए अभी चीनी चोर कौन निकलता है, जो दायां बैठा हुआ है, कहते ओहो दाएं वाले को छोड़ देते हैं। फिर पूछते आटा चोर कौन है, वो कहते पता चलता है बाएं बैठा हुआ है, वो कहते अच्छा फिर दाएं बाएं वालों को तो छोड़ दें। फिर पूछते हैं कि ये जो जिसने 400% दवाइयों की कीमत बढ़ाई थी वो कौन है, पता चला वो पीछे खड़ा है। तो फिर पूछने लगे अब इस पीछे वाले को क्या करना है, कहते हैं इसको हटा देते हैं, फिर इसको अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। अब आप मुझे बताएं, दाएं तरफ चीनी चोर, बाएं तरफ आटा चोर, पीछे दवाइयों का चोर, ये इसके बावजूद यू हैव द हार्ट। और आपने एक अच्छी बात की, और मैं भी नहीं समझता कि किसी की माँ के मुतल्लिक, किसी की बहन के मुतल्लिक कोई बात करनी चाहिए, तो मैं तो इज्तनाब करूंगा, ना किसी के मरहूम वालिद के मुतल्लिक में कोई बात करूंगा। आई डोंट थिंक इट्स इन गुड टेस्ट इस तरह की कोई बात करनी। लेकिन ये बात आपको इमरान खान साहब से भी तो पूछनी चाहिए, और आपको शेख रशीद साहब से भी पूछनी चाहिए। आपको याद होगा कि इमरान खान जो है उन्होंने कब किसी की खवातीन के मुतल्लिक जाती तौर पे बात की? जी मैं बिल्कुल, हाँ मैं ये मैं याद करवाने लगा। आप ऐसा करें जरा, जाती उम्रा वाला जो में इन्होंने जाके जलसा किया था, जी आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी का रिश्ता लेने नहीं आया या क्या करने नहीं आया, और शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमाई थी। वो मुझे अब क्लिप्स याद तो नहीं है, वो जरा चला दें, वो जरा देखें क्या था उनके अंदर, उनका मवाद क्या था। और अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब है तो फिर ठीक है, फिर मुनासिब है, हम तो फिर मुनासिब नहीं कर रहे। जी देखिए बात ये है कि आप एक कीचड़ की बाल्टी लेकर चल पड़े और आपको कुछ रख रखाव ना हो या रवादारी ना हो कि किसी की बेटी फतीह साहब, एक प्रॉब्लम ये है, चले ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। एक प्रॉब्लम ये है कि आप हैं या शर्जील इनाम साहब की जो पार्टी है वो कुछ भी नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी महदूद हो गई सिंध में, और सिंध में ही पंजाब से तो सफाया हो गया। पंजाब सफाया का मतलब आपको पता है, फिर आप गवर्नमेंट तो बना ही नहीं सकते। आपकी पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, आपके लीडिंग वोट्स थे, ठीक है आपको गवर्नमेंट नहीं बन सकी, जो भी हुआ उसको छोड़ें, लेकिन आपकी पार्टी की लीडरशिप है किधर? शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक आपकी अपनी पार्टी के लोग हमें बताते हैं कि वो कभी इधर की तरफ देख रहे होते हैं, कभी उधर की तरफ देख रहे होते हैं, वो खुल के ऑपोजिशन का रोल ही प्ले नहीं कर पा रहे, नेशनल असेंबली में पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, रिगार्डलेस ऑफ कोरोना। मरियम नवाज साहिबा तो ट्विटर के जरिए जोश गरमा दिया करती थी अपने कारकुनों का, वो ट्विटर ऐसा स्ट्रेटेजिकली साइलेंट हुआ है जिसे लग ये रहा है कि आप लोग बिल्कुल अभी फ्रेम से आउट हैं, अभी आप इंतजार तो आप जितनी बातें भी कर रहे हैं कि जितनी पुअर परफॉर्मेंस भी दें, यू हैव नो चांस राइट नाउ विद द करंट कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप दैट यू आर हैविंग। और नवाज शरीफ साहब के मुतालिक आया था, असल तो वही है, वो तो खैर लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपकी तरफ भी कोई नहीं देख सकता। देखिए एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम हुकूमत क्यों नहीं बना सके, उसको छोड़ दें, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस किस्सा फारीना को छोड़ ही दें। इस इलेक्शन में क्या हुआ, वोट आपकी ज़रूरत है पंजाब में, बात सही है। जी मैंने यही कहा ना कि ये इलेक्शन कैसे हुआ, इस किस्से को भी छोड़ दें। हम हुकूमत नहीं बना सके, इस किस्से को भी छोड़ दें। सेनेट के जो चेयरमैन के इजलास में क्या हुआ, इस किस्सा को भी छोड़ दें। मैं समझता हूं आप तमाम किस्सों को छोड़ दें और बात सिर्फ हम ये करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये किसी ना किसी तरीके से हमारा कसूर है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगरचे ये तो हमारी बहुत अच्छी मलिका बुखारी साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं और अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो जवाब जो है वो होगा वही कि आप पिछले 5 साल की बात करें या उससे पिछले 5 साल की बात करें। आज मैं इनको इबार को लगाता हूं कि पिछले 5 साल की बात ना करें। नहीं मैं खुद भी दरखास्त कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं दरखास्त की जरूरत नहीं है, तो कर लेने दें। आप पूछेंगे आप, लेकिन आपने भी जवाब नहीं दिया मुझे। आपने मरियम नवाज साहिबा की खामोशी और शहबाज शरीफ साहब पुरसलारियत का जवाब। कामरान साहब मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मेरा तो ख्याल है कि आपका मेरा दोस्ती का रिश्ता, आप मुझे मौका देंगे मैं जवाब दूंगा। ठीक देखिए बात ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब तो आपको मालूम है कि कैंसर की वजह से अलील पहले थे और वो रिमिशन में थे अब,
और अब कोरोना की वजह से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो किस तरह सामने आके इंशाल्लाह भरपूर ऑपोजिशन का किरदार देख लेते हैं जी ये घोड़ा मैदान। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं इसमें मज़ीद लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि आप ये देखिए कि जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, हमने तरक्की की शरह 6 पे छोड़ी, ये मनफी में ले गए। कोरोना को इल्जाम देते हैं, कोरोना से पहले भी 1.9 थी। हमने 4% पे छोड़ी, महंगाई की बिल्कुल, ये सवाल मैं से पूछ लेता हूँ 14% में सदीक भाई, आपके सवाल क्या सवाल है इसमें? हमारा कसूर है वो तो मैं पूछ लेता हूँ, आपका कसूर है। बिल्कुल ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। चलिए लेकिन पहले जो सबसे मलिका साहिबा, मैं सारी बातें आपसे पूछूंगा, आपको भी बराबर टाइम मिलेगा, लेकिन जरा ये बता दीजिए, मेरे सामने सबसे बड़ी खबर चल रही है कि आज जो कैबिनेट इजलास हुआ उसमें अली जैदी साहब ने अपनी GIT की ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को दी। प्राइम मिनिस्टर ने उनको भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में नहीं है कि उज़ैर बलोच के करीबी तरीन साथी पाकिस्तानी मीडिया पे आके अब ये बता चुके हैं, इंकशाफ कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका गठजोड़ था जो था, लेकिन उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने उनको दोबारा डिसोन कर दिया, पहली दफ़ा MQM के कहने पर किया, जब कालदम करार दिया, उसके बाद दोबारा जब डिसोन कर दिया ऑपरेशन के बाद, तो आप लोगों के जलसे, आप लोगों के धरने, आप लोगों की NA की सीट, ये उसी उज़ैर बलोच की बदौलत कामयाब हुई। सीटें मिली आपको, सीट मिली आपको NA और MPA की, जो गैंग वॉर भी चला रहा है, जो रॉकेट लॉन्चर भी रखता है, जो नो-गो एरिया में रखता था। इसमें ज़रा पहले बता दीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर के इल्म में है कि वो बता दिया उन्होंने, सब सारी बातें खोल दी हैं कि प्राइम मिनिस्टर की को सपोर्ट किया उज़ैर बलोच ने? देखिए कामरान, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि जो भी बातें उनके इस इंटरव्यू से सामने आई हैं वो उसमें एक तफरीक है। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी किंग पिन माफिया या किसी भी दहशतगर्द की पुष्पनाही के थ्रू ऐवान में नहीं आए। वो अपनी जद्दोजहद, अपनी 23 साल की स्ट्रगल के बाद एक नज़रिए की वजह से आज पाकिस्तान के ऐवान के अंदर जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो है, और अपना उन्होंने पहिया मनवाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमारी अब एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल है। तो ये कहना कि एक इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर, किसी की कुछ बातों के बेसिस के ऊपर ये कनेक्शन प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द की पुष्पनाही करते हैं, उनसे भत्ता माफिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनसे ज़मीनों के ऊपर कब्जा करवाते हैं, उनसे लसानी बेसिस के ऊपर कत्ल करवाते हैं, ये हरगिज़ नहीं है। आप दोनों इश्यूज़ को मिक्स ना कीजिए। उज़ैर बलोच की 164 के हल्फी बयान के अंदर और जो आपने एक इंटरव्यू देखा उसके अंदर बहुत बड़ी तफरीक है। उज़ैर बलोच ने ये माना है, कहा है, हल्फन कहा है कि मेरी जो सियासी वाबस्तगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बचपन से थी। इन्होंने मेरे कहने के ऊपर टिकट्स दी, मैंने इनके कहने के ऊपर लसानी बेसिस के ऊपर कत्ल किया। जरदारी साहब, बड़े साहब बहुत खुश हुए कि मैंने ये किया। कादिर पटेल साहब का, फरियाल तारपुर साहिबा, इन सब का रोल उन्होंने बावर कर दिया है आवाम को कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये जो भुट्टो के फलसफे का ताज पहनते थे, ये जो पॉलिटिकल पार्टी कहते थे कि हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आवाम का सिंध के अंदर लसानी बेसिस के ऊपर कत्ल करवाते थे। ये हमने नहीं कहा, एक GIT रिपोर्ट में आया। तो ये तफरीक प्लीज समझिए। हम जानते हैं और हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने भी, ख्वाह वो हमारे इत्तेहादियों में से हो, ख्वाह वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी ने भी अगर किसी किंग पिन माफिया की पुष्पनाही की है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह है, पाकिस्तान के इदारों को जवाबदेह है और उनके खिलाफ इकदाम होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे बारे में इस तरह का कोई हल्फी बयान सामने नहीं आया, ना आएगा, बिकॉज हमारा ये नजरिया ही नहीं है, हमारा ये तर्ज सियासत ही नहीं है। हम इस तरीके से ऑपरेट ही नहीं करते और ना हम इसमें यकीन रखते हैं। हम तो तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं और हकीकी मानों में अभी जमहूरियत आई है पिछले 20 महीनों में। इससे पहले तो पाकिस्तान की आवाम के साथ एक मजाक हो रहा था जमहूरियत के नाम के ऊपर। अब हमने पाकिस्तान की आवाम को बताया कि हकीकी जमहूरियत किस तरह अवामी नुमाइंदे शफाफ तरीके से अपनी आवाम के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तफरीक आया है, इस पे आई थिंक इसको मिक्स करना, इसको इस तरह पेश करना गलत होगा। मैंने आपको बता दिया। जहां तक आप बात कर रहे थे ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर करप्शन के केसेस की, एहसन इकबाल साहब के आज स्टेटमेंट की, देखिए कामरान, बात यह है कि पाकिस्तान का हर शख्स, इमरान खान साहब के सियासी हरीफ,
पूरी दुनिया इस बात की गवाही देगी कि वो उनके फ़लसफ़े से ना एग्री करें, वो उनकी सियासत से ना एग्री करें, लेकिन हर शख्स इस बात की गवाही देता है कि इमरान खान साहब जो है वो करप्शन से पाक है, वो शफाफ है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सियासत करते हैं। जितना भी पैसा पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठा किया, उनको 2 शौकत खानम बना के दिए। इसके अलावा इनके कहने से वो इस नाअहल नहीं होते, इनके कहने से वो करप्शन ज़दा नहीं होते। पाकिस्तान की आला अदालत से बड़ा कोई फ़ौरन नहीं है इस मुल्क के अंदर। उसी आला अदालत ने 17 साल के दस्तावेज़ात देखे इमरान खान साहब के और कहा कि इमरान खान साहब आप अहल हैं, आप सादिक और अमीन हैं। ये हमने नहीं कहा, पाकिस्तान की आला अदालत ने कहा। तो अगर ये चाहते हैं ज़रूर केसेस करें। हम तो कहते हैं एक फोरम है, आपके पास कोई एविडेंस है ज़रूर जाइए। लेकिन एहसन इकबाल साहब अनफॉर्चुनेटली बड़े सियासतदान हैं, उनका कद काठ है, पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी पाकिस्तान के कानून की बेसिक प्रोविजंस को नहीं समझते। नैब के पास एक पर्ची दे दी। भाई बात यह है कि आपके ऊपर क्या केस था? आपने 300 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया, 3 अरब के ऊपर ले गए। आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो आपने उसको पीएसटीपी से फंड क्यों किया? जो गलती इन्होंने की वो गलती हम नहीं मेरा आपसे एक सवाल है, बिकॉज हम बिल्कुल ठीक आपने कहा कि 20 महीने में पहली दफा दुनिया ने और पाकिस्तान ने जमहूरियत देखी है। मुझे सर ये बता दीजिए, क्या जमहूरियत, सच्ची और सही जमहूरियत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? और क्या उसके अंदर मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? आपने पंजाब के अंदर जो आला तरीन क़यादत लगाई और जो केपी के अंदर आला तरीन क़यादत लगाई, वो जमहूरी इक़दार को सपोर्ट करती है, वो मेरिट पे। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जिस तरह अपने मुखालफिन को पार्टी में शामिल किया, जिनके मुतल्लिक जिस तरह आप अभी इनके मुतल्लिक ये कह रही हैं कि ये करप्ट रजीम्स थे जिनको छोड़ के आप लोग आए, वो उस करप्ट रजीम के सरखैल थे जिनको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया। जुनूबी महाज वाले ये कौन लोग हैं? ये हर किंग पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। ये PMLQ की वजह से आप पंजाब में आपने हुकूमत, तो ये असल जमहूरियत है कि जहाँ पे आपकी अपनी पार्टी, आप अपनी कैबिनेट के अंदर भी स्ट्रेंजर ही लग रहे होंगे कि जहाँ जिनके खिलाफ आप कराची में मैंडेट लेके MQM, फ्यूडल स्टेटस को, GDA, PMLQ, आपकी मजबूरी, इतनी बड़ी मजबूरी बढ़ गई कि आपने जमहूरियत को उसमें दफन कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपने हुकूमत लेनी थी। क्या अच्छा ना होता कि आप री इलेक्शन करते, आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर आते? क्या ये जमहूरियत की ज़्यादा खिदमत ना होती मलिका साहिबा? ताकि आपकी टीम तो अपनी होती, ना कि आपके अनइलेक्टेड लोग आपके मुशीर बने होते, अनइलेक्टेड लोग आपके वज़ीर बने होते और फ़ौज ज़फ़र मौज होती सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए। इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। वो कहाँ गई वो जमहूरियत की सादगी? अब आपने PMLQ को भी खुश रखना है, उनका भी वज़ीर लेना पड़ेगा। आपने GDA को भी खुश रखना है, उनके वज़रा भी लेने पड़ेंगे। MQM को भी रखना है, उसको भी। तो ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ जमहूरियत किस तरह सुहानी जमहूरियत हो सकती है जो आप कह रही है असल जमहूरियत तो अब आई है? नहीं देखिए कामरान, ये आपका व्यू हो सकता है, आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये आपका व्यू है, ये आपका एनालिसिस है और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इत्तेहादी शमूल हुए, हम इसको मानते हैं। क्या उनको और हमारा नज़रिया एक है? तफरीक हो सकती है हमारे सियासी प्रायोरिटीज़ के अंदर, लेकिन जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए हैं वो सब जानते हैं कि उनको इमरान खान के नज़रिए के अंदर मुत्तहिद होना पड़ेगा। इमरान खान का नज़रिया करप्शन से पाक है, इमरान खान के नज़रिए के अंदर मेरिट है और आया है वो हमारी कैबिनेट के अंदर, उसके अंदर उन लोगों को तैनात किया गया जो अपने एरिया के अंदर एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारी पार्टी के नए फेसेस भी हैं। मुराद सईद हैं, सरताज गुल वजीर हैं, अली मोहम्मद हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पाकिस्तान के नहीं, हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा अगर आप आपको मिनिस्टर होना चाहिए, आप कभी भी हमने, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं दोबारा इस पे जरूर आऊंगा और दोबारा इस पे जरूर आऊंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान में असल जमहूरियत कहाँ पर है, जरा ये इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। शर्जील भाई, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो साहब की, क्या ये उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है जो मलिका साहबा भी कह रही हैं कि अली जैदी साहब ने जो पोल खोल दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुबैना तौर पे जो GIT दिखाई, जिसमें वो आपको बता भी रही हैं कि भत्ते से लेकर कब्ज़ा माफिया से लेकर एथनिक किलिंग्स तक जो है, जिसमें जो शख्स मुलव्विस था वो आप लोगों के पेरोल पे था, आपका फ्रंटमैन था, आपके इमा पर ही काम कर रहा था सारे। देखिए जी, मैं ये बात थोड़ा क्लियर करना चाहूँ मोहतरमा से, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन अली जैदी साहब की GIT को हम कहते हैं कि जी वो एक ऐसी GIT जिसको वो खुद कह रहे हैं कि जी एक मोटरसाइकिल पे कोई सवार आके मुझे देख के चला गया, उस पर और ना ही उस पर कोई सिग्नेचर है, लेकिन उसको भी एक साइड में मैं अलग कर देता हूँ और 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए, कि अली जैदी साहब की GIT ठीक है। तो अली जैदी साहब की GIT में तो ये लिखा हुआ था
कि जी पीटीआई ने और दीगर पार्टीज ने पीपुल्स अमन कमेटी को अप्रोच की कि वो पीटीआई में शामिल हो जाए। तो फिर क्या उस बात को बुखारी साहिबा एग्री करती हैं कि पीटीआई ने बाय नोइंग के भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वो अली ज़ैदी साहब भी जेआईटी बोल रही, मेरी जेआईटी नहीं है, फिर उसी में मिर्जा साहब का भी नाम लिखा हुआ है और जो जितना सबसे ज्यादा बर्डन डाला हुआ है मिर्जा साहब पे डाला हुआ है, तो फिर और उन्होंने कहा कि सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं मिर्जा साहब के खिलाफ कार्रवाई इसका स्टार्ट करते, जो कि आपके अपने इत्तेहादी बैठे हुए हैं, आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं जीडीए वाले, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई इख्तियार करते हैं? आप पहले एक मॉरल ग्राउंड दिखाएं, जी आप पे ये एलिगेशन है, इस जेआईटी को हम लोग बहुत पाक और साफ डॉक्यूमेंट समझते हैं और हम समझते हैं कि जेआईटी बिल्कुल ठीक है, और फिर उस हिसाब से लेकिन शर्जील भाई एक बात है कि मैंने हर पीपल्स पार्टी के कायद से सवाल पूछा पिछले पूरा एक हफ्ते कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता था कि वो लियारी गैंग वॉर का सरगना है और आप लोगों ने एक ज़माने में उसकी हेड मनी भी रखी हुई थी, आप लोग उसको लेके अरेस्ट करने में नाकाम रहे और वो आपकी नाक के नीचे सब कुछ करता रहा। इस वजह से शक बढ़ता है कि वो आपके इमा पर शायद सब कुछ कर रहा था, अदरवाइज़ तो वो कराची में कोई आपकी गवर्नमेंट हो और एक बंदा लियारी को किस तरह हॉस्टेज बना सकता है? अच्छा कामरान साहब ये बताएं कि लियारी में कोई जितना भी कराची में एक्शन हुआ, चाहे ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से हो या उससे पहले के भी बहुत सारे 2011 से लेकर, आप देखेंगे सबसे ज्यादा ऑपरेशन कहाँ हुए? लियारी में हुए। और पीपुल्स पार्टी के दौर में जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले लियारी में ऑपरेशन हुए थे। चौधरी जफरमाल ऑपरेशन भी आपको याद होगा, उससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिस दिन मिर्जा साहब ने रेजिग्नेशन दिया था, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 27 रमजान को, उस दिन भी सुबह को लियारी में ऑपरेशन हुआ था। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जी मतलब कि पीपुल्स पार्टी ने कोई एक्शन नहीं किया, ऑपरेशन किया ना सर? नहीं, मैं फौज के ऑपरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, प्लीज। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आपको लियारी पे प्रोग्राम करना हो तो एक वन ऑन वन इसमें करेंगे, इसमें चले मैं आगे चलता हूं। पूरा 1 घंटा आपको दूंगा और मैं आपको पूरी तफसीलात बताऊंगा कि किस तरह जो है। अच्छा दूसरी बात आ जाए कि अली ज़ैदी साहब ने उसके बाद एक वीडियो अपलोड की हबीब जान की, हबीब बलोच की जी, और बड़े फखर के साथ लोड की। फिर हबीब जान ने जब उसके बाद मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू दिया, उसमें तो सारे के सारे उन्होंने बटन डाल दिया। हाँ वहाँ पे भी इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया सारा, और ठीक कह रहे हैं आप, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं हमने पुष्ट पलाई नहीं की, लेकिन ये हुकूमत में भी नहीं थे ना उस वक्त, ये बात भी है जी। ठीक है, दूसरी बात जी शर्जील भाई मोहतरमा, आखिरी एक बात मोहतरमा जी, शर्जील भाई की आवाज़ नहीं आ रही भाई जी, उनकी आवाज़ ठीक करें। मुसद्दिक साहब, करप्शन से पाक गवर्नमेंट है, 20 महीने में पहली दफ़ा हमने देखा है असल जमहूरियत क्या होती है। बहुत से लिहाज से तो ये गवर्नमेंट बेहतर है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए बहुत से लिहाज तो आपने प्रोग्राम के शुरू में ही गिनवा दिए थे। अच्छा। जिसमें ये बेहतर है गवर्नमेंट अब आपने जो काम आपने कर दिया नहीं, अब बुज़दार साहब पे करप्शन का चार्ज तो कोई नहीं है, ये तो माने आपसे, हम उनको जितनी तनकीद करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप थोड़े दिन इंतजार करें, जब आप हुक्मरान हो तो आप पे क्या इल्जाम लग सकता है। आपके टीवी टेलीविजन के ऊपर ही दीगर प्रोग्राम आते हैं जिनकी अगर आप इक़्तिबासात नहीं यार मुसद्दिक भाई, ये तो ना कहें, दुनिया अखबार ने खबर ब्रेक की आप लोगों की 50 कंपनीज की जब इक़्तिदार में थे, राना सनाउल्लाह साहब की सानिया मॉल्टन की रिपोर्ट हमने पब्लिश किया इक़्तिदार में, ऐसी बात नहीं है, जर्नलिस्ट तो पब्लिश कर देते हैं खबर जब आती है सामने। जी मैं इसी वजह से कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जैसे वो अभी जो पब्लिश की हैं रिपोर्ट्स जो बुज़दार हुकूमत के मुतल्लिक, वो आपके सामने आ जाएंगी। उसके अलावा बुज़दार हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी भी तमाम कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। आपने तमाम चीनी के जो कारखाने वाले थे, जो चीनी माफिया है, जो आपके दाएं तरफ बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ दाएं तरफ वाले तो आपने कुर्बान कर दिए क्योंकि ईद करीब आ रही थी, उनकी गाड़ी भी वापस कर दी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। बड़ी बात यह है कि जब उनको कुर्बान किया तो कुर्बान करने के बाद सोचा कि अब इनकी गाड़ी जो है वो वापस कर देनी चाहिए, जो 2-3 साल से हमारे बड़ी डिटेल खबर है आपके पास तो भाई। तो अच्छा मैं माफी चाहता हूँ अगर आप मैं किसी और नहीं चले मैं तो आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ जी। तो ये भी बात ठीक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो दाएं तरफ जो बैठे हुए थे उनकी वजारत तो आपने बढ़ा दी, उनका नाम तो बाकायदा लिखा हुआ है उसके अंदर चीनी की करप्शन, उसको भी छोड़ दीजिए। ये बताइए कि जिसने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जब रिपोर्ट के पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है कि चीनी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा नहीं थी, पाकिस्तान की अपनी जो जरूरियात थी वो 5 प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर पंजाब ने दी, वज़ीर पंजाब को याद नहीं है जिस इजलास मंजूरी दी, तो आप अभी याद कराई जा रहे हैं। नहीं ऐसा ना करें, मुझे पता है कि आपका मेरा दोनों का वफाकी हुकूमत से मोहब्बत का रिश्ता है, मगर आप ऐसा ना करें। उसके अंदर जो एक्सपोर्ट की इजाजत दी वो वफाकी हुकूमत, जी बिल्कुल, और यूनुस डागा साहब जो उस वक्त थे सेक्रेटरी
इसके कॉमर्स के, उन्होंने बाकायदा तमाम सूबों को लिखा कि खुदा के वास्ते एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें। वो एक रिकॉर्ड के ऊपर है वो लेटर, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये मत करें, इससे चीनी की कीमत बढ़ रही है। फिर आपको ये भी याद होगा कि 2 या 3 मीटिंग हुई, वो जो चीनी का जो कमीशन होता है इनका, शुगर एडवाइजरी। आपका पॉइंट क्या है? उन्होंने देख, सवाल ये है कि जिसने चीनी की इजाजत दी एक्सपोर्ट की, कुछ पता नहीं है। चीनी का अप्रूवल एक्सपोर्ट का काबीना ने दिया, कुछ पता नहीं है। चीनी की सब्सिडी दी आपने वजीर आला साहब ने, उनको भी याद नहीं है, और हम भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा चारा क्या है, कोशिश हम यही करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। और उसके अलावा जो वजीर डायरेक्टली चीनी में मुलव्वस थे, उनकी तरक्की हो गई। अब आटे की तरफ आ जाए, जेलसला फील किया करे यार, अल्लाह करे आपको भी तरक्की हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? मगर आप बताएं, मुझे मौका जी मलेका साहब आगे तो जाऊंगा। मलेका साहब मेरा सवाल ले लीजिएगा, मुझे पता भरी बैठी हैं दोनों के खिलाफ, लेकिन सवाल ये ले लीजिएगा मेरा। आपने एक बात कही कि इमरान खान साहब करप्शन से पाक है। देखिए बात ये है कि ऑनेस्ट होना ये कोई बड़ाई नहीं है, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बंदे की। यहाँ पे कैमरामैन से लेके, मुझसे लेके प्राइम मिनिस्टर तक एक आम आदमी को ऑनेस्ट ही होना चाहिए। बात परफॉर्मेंस की हो रही है। कोई 3 बड़ी रिफॉर्म्स बताया आपकी गवर्नमेंट की जो वो कर चुके हो अब तक 20 माह में, जब आप फारिग हो जाएं को रिस्पॉन्ड करने से दोनों को। जी प्लीज। जी देखिए कामरान, देखिए ऑनेस्ट होना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर के अंदर करप्शन से पाक इंटेग्रिटी वाला लीडर सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एक ऐसी कंट्री के अंदर जो तरक्की पजीर हो, जहां जिस कंट्री के हुक्मरानों ने आवाम के पैसे का इस्तेहसाल किया हो, आवाम के पैसों के जामिन रहे हों, लेकिन आवाम को गरीब किया हो और अपने आप को अमीर किया हो। उस मुल्क के अंदर एक ईमानदार वज़ीर आज़म की अशद ज़रूरत थी, और पाकिस्तान की आवाम को वो वज़ीर आज़म अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिले हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया खुदा का और पाकिस्तान की आवाम का। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात कर रहे हैं करप्शन की केसेस की, देखिए मुसद्दिक मलिक साहब समझदार आदमी है, लायक है, पढ़े लिखे हैं। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर इंक्वायरी के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, लेकिन दुरुस्त नहीं है, लेकिन डिटेल से ये बात करें। लेकिन अपनी पार्टी के लीडरान के खिलाफ 26 मिलियन के करप्शन के केसेस शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो अरबा रुपए के केसेस हैं उनके ऊपर इनका एक ही जवाब है, और गलत जवाब है कि हमारे ऊपर सियासी इंतकाम है। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, आपका दोहरा रवैया पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं। एक तरफ हम बहुत करप्ट हैं और हम ना अहल हैं, और आप शफाफ हैं और अहल हैं। आई थिंक कि इस बात को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। कोई और क्या कबूल करेगा? इसके अलावा अगर आप बात तो नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, आज का दिन वो जरा प्रॉब्लमैटिक, आज का जी आज का मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए आज का जो दिन है ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर 28 मई से सबसे कम कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए, 2000 केसेस रिपोर्ट हुए। हमारी जो कोरोना से वबा से निपटने की स्ट्रैटेजी थी, उसको दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हो रही है। डीजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी पजीराई की, यूनाइटेड नेशंस ने की। उसके अलावा जिस बात की निशानदही इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे, वो हिकमत अमली आज सही प्रूव हुई कि हमने वबा से लड़ना है, लेकिन आवाम को भूख से बचाना है, आवाम को बेरोजगारी से बचाना है। अमवात कम हुई है, 24 घंटों में 50 अमवात है, लेकिन अगर आप टेस्टिंग 10 से 15,000 कम कर देंगी तो ऑब्वियसली मरीज भी कम होंगे। वो तो बड़ी सिंपल सी बात है मलिका साहिबा। उस पे भी आते हैं, देखिए नहीं उस पे भी आते हैं। देखिए नई बात यह है कि अमवात की शरह क्या है। अमवात की शरह 3% है। रिकवरी की शरह क्या है? 97% है कामरान। उसके अलावा हमने लाहौर के अंदर फील्ड अस्पताल क्यों बंद किया? क्योंकि अवाम अस्पताल के अंदर आ नहीं रहे। टेस्टिंग कम करने की भी एक वजह है। जिस तरह का लिंकेज ये पैदा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। देखिए डीजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफैम, दीगर इदारे ये क्यों कह रहे हैं, और पाकिस्तान की अवाम इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह इंडिया के अंदर 7 से ज़ायद केसेस हो गए, उन्होंने वो हिकमत अमली अपनाई जो सिंध हुकूमत जिसके दाई थे। वो कहते थे कि देखें जी कोरोना के अंदर एक कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। मोदी ने वो लॉकडाउन किया। चले मुबारक को, आपने कोरोना में से निकल आए। की शराब, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। तो हमने उसके अलावा इदारों पे आ जाइए। देखिए इदारों की ये बात करते हैं, ये किस किस्म के अहल हुक्मरान थे कामरान कि जब PIA को छोड़ के गए, हमें विरासत में एक इदारा देके गए, उसके ऊपर 3 खरब 71 करोड़ का खसारा था। आपको एक बात का पता है कि आपकी जो वज़ीर हवाबाजी हैं, उनकी जो केयरलेस स्पीच थी नेशनल असेंबली में, 100 अरब का नुकसान हुआ है उससे कौम को, 100 अरब का। वो अगर स्पीच ना करते पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अगेंस्ट पीपल्स पार्टी नून लीग, तो क्या चला जाता उनका? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। देखिए
स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है, ये इनका तर्ज सियासत होगा कि अवाम के जो रिपोर्ट्स हैं, जो अवाम के हकूक हैं, जो अवाम की जो राइट्स हैं, उनको उनसे छुपाया जाए। हम इस तरीके से जरा मुझे थोड़ा टाइम शर्जील साहब के साथ साहब का दोबारा आ रहा हूँ बस। मलिका साहब आपने बड़ा ठोस केस पेश किया तहरीक इंसाफ का। शर्जील भाई एक चीज़ तो मान लें भाई, अल्लाह का तोहफा इमरान खान साहब करप्शन उन पे नहीं है, और इस ये मलिका नहीं कह रही सिर्फ, ना मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा सादिक उल अमीन, तो थोड़ा सा उनका हाथ बटाएं यार, 5 साल गुजारे भाई, फिर देख लेंगे क्या हो गया इतना मसला क्या है? जिस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन को दिया था, मैं उस पर कमेंट पे नहीं जाता किस तरह लगा और क्या लगा वो केस। अभी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन अभी मोहतरमा ने कहा कि शफाफियत पे हम अमल करते हैं, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी उसी शफाफियत पे अमल करते हुए आप BRT पे स्टे ऑर्डर खत्म कर रहे हैं, KP की गवर्नमेंट को बोलें, आप उसी शफाफियत पे अमल करते हुए फॉरेन फंडिंग केस पे जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म करवा दें, उसी शफाफियत पे अमल करते हुए उसी BRT का जो मकबूल एसोसिएट जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको आपने, जो कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, 3 ठीक है, मुझे पूछ लेना जल्दी से जरा, ये वरना टाइम होगा। मलिका साहबा ये बात तो सही, स्टे खत्म कराए आप कहें प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन इसका जवाब बाद में दीजिएगा। मुसद्दिक भाई चले, ये हमारे पास एक तोहफा तो है कि एक वाइड लीडरशिप भाई जिसमें करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लगाते रहे भले, सादिक उल अमीन सर्टिफाइड पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है, 5 साल गुजारने दें यार, 5 साल आप चुप करके देखें क्या होता है, ना कहें तरीके से एतमाद लाएंगे स्पीकर के खिलाफ, ना हरकतें करें इस तरह की। नहीं, मैं तो देखिए, आप मुझे समझ नहीं आती जब आप कहते हैं ना अल्लाह मियां का तोहफा है, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। तो मलिका साहबा ने कहा मैंने आगे इंतखाब अच्छा करें अल्फाज का, इससे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह मियां का तोहफा आपको पता है किसे कहा जाता है। तो असल बात ये है कि हमें अल्लाह मियां की तरफ से तोहफा तो मिला है। देखिए 1.1 अरब का सर्कुलर डेट था, इतनी आहो फुगाह होती थी, अब सिर्फ 2.2 अरब का हो चुका है। ये 5 साल में हुआ 1100 अरब का 5 साल में, और 2200 अरब हो गया। और कुछ तो बढ़ा है इस इकोनॉमी में, चाहे खसारा ही बढ़ा है, कुछ तो बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है यार। बात और कामरान साहब, हाँ जी मैं तो आपके सामने हाजिर ही इस वजह से हुआ। आपको याद होगा कि हमारी वो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का भी जिक्र हो रहा था, आपने 100 अरब गिनवा दिया, मैं थोड़ा सा और गिनवा देता हूँ। जिस वक्त ये हुकूमत गई थी तो 1100 अरब का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे कब्जा था। अब भाईजान वो 2000 अरब से ज्यादा हो चुका है सिर्फ 2 साल के अंदर। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 70% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में गिर गई है, 70%। सर एक मिनट, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और वापसी में मलिका साहब रिस्पॉन्ड कर। जी मुसद्दिक भाई सॉरी, कहा जा रहा है, ब्रेक लूंगा जी एक। बुखारी साहिबा अपने टाइम में से आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं है, फरमाइए क्या कहना है, क्लोजिंग। जी थैंक यू। देखिए जहाँ तक पेशावर रैपिड ट्रांसपोर्ट बस का केस है, उसकी वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके हमसे जवाबात मांगे, उसके डिज़ाइन के, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर कितने अखराजात हुए, तो हम शफाफियत में यकीन रखते हैं, हम जवाब देंगे आपकी तरह, हर इदारे को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। जब भी हमसे जवाब मांगा जाए हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान का हर इदारा जो है वो ख़राब है, पाकिस्तान का हर इदारा अहल नहीं, हम जवाब देंगे, बिलीव करते हैं। मलिका साहिबा अपने टाइम से आपको टाइम दे दिया, मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। व्यूअर्स कल तक दीजिए इजाज़त।